इस वक्त तमाम राज्यों के भीतर राज्य और केंद्र सरकार के बीच, राज्य और नेशनल एजेंसियों के बीच टकराव और मतभेद की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर चुनावी माहौल में राजनीति का स्तर भी गिरता जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो देश की जनता वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है सर, जिस तरीके से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है, उसको लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार हो, लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि संघीय ढांचे पर प्रहार है। देखिए, बीएसएफ को कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया था। यदि उसके 2 राज्यों में अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर संघीय ढांचे में प्रहार है, तो जिन राज्यों में उनका है, क्या वे भी संघीय ढांचे में प्रहार है? वास्तव में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना आज अनिवार्य हो गया है, जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति कर रही है और संघीय ढांचे और संविधान पर प्रहार कर रही है, इस तरह का आरोप लगाकर और राजनीतिकरण करके। क्योंकि देखा जाए, चाहे पंजाब की हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर समस्याएं हैं घुसपैठ की, पाकिस्तानी आतंकवादी की, ड्रग्स तस्करी की, जो सबसे बड़ी समस्या है खासतौर पे पंजाब की। ऐसे में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री का बयान आता है, फिरहाद हकीम है, वो कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार है। मनीष तिवारी कहते हैं कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये विपक्षी दलों का जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये जायज है? ये विपक्षी दल, खासकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, संघीय ढांचे का सब दिन उपेक्षा करते रहे, संघीय ढांचे प्रहार करते रहे। जिस प्रकार की तस्करी हो रही है, जिस प्रकार से घुसपैठी आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो मुझे लगता है कि ऐसी ताकतें जो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ने से प्रभावित होंगी, वे इन पार्टियों पर दबाव समूह के रूप में काम कर रही हैं। उनके दबाव में ये पार्टियां आज संघीय ढांचे के नाम पर बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र का विरोध कर रही है। वास्तव में ये विरोध कांग्रेस पार्टी तृणमूल नहीं कर रही है, ये विरोध वे तस्कर कर रहे हैं, ये घुसपैठियों के सरगना कर रहे हैं, वे माफिया कर रहे हैं जो बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र से प्रभावित हो। इसके अलावा अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वीर सावरकर को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सांसद होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है कि संसद के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी जी के बराबर में बिल्कुल सामने वीर सावरकर की तस्वीर लगा दी गई है। उनका ये भी कहना है कि यही हाल रहा तो आने वाले समय में संघ और भाजपा राष्ट्रपिता बापूजी को हटाकर वीर सावरकर को घोषित कर देगी। अगर ओवैसी का बस चला तो संसद से सिर्फ सावरकर जी ही नहीं, बल्कि लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी सभी बाहर हो जाएंगे। संसद की दीवारों पर जो संस्कृत में वेद के वाक्य हैं, वेद के श्लोक लिखे हुए हैं, उसे मिटा दिया जाएगा। ओवैसी तो इस देश को अहिंदूकरण करने के एक बड़े एजेंट है। आपको क्या लगता है कि अचानक वीर सावरकर को लेकर इतनी बयानबाजी क्यों? देखिए, लगातार वीर सावरकर ही नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं जिनको इतिहास में की पुस्तकों में फुटनोट बना दिया गया था, और जिन लोगों ने अपेक्षाकृत कम योगदान दिया, उन्हें पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ले आया गया था। हमारी सरकार और संघ की जो विचारधारा है, जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया आंदोलन में, अमृत महोत्सव में, उन्हें हम विमर्श के केंद्र में ला रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए दर्द का विषय है, क्योंकि वंशवाद उससे प्रभावित हो रहा है। अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो 1967 और 1980 में जो एक आदेश था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी संघ के गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएगा, उस आदेश को उन्होंने रोक लगा दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि क्या हरियाणा सरकार भाजपा और संघ की पाठशाला चला रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तव में 1932 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को में भाग लेकर विदर्भ में इसकी गति को तेज किया था, तो 1933 और 34 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षकों को संघ की शाखा में संघ की गतिविधियों में भाग लेने से रोका गया। इस पर 34 में ही सेंट्रल प्रोविंसेस के काउंसिल में डिबेट हुआ और सरकार को यह कानून वापस देना पड़ा। उसी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अपने शासनकाल में उसके ग्रोथ को रोकने के लिए, उसे आक्षेपित करने के लिए इस प्रकार के कानून लाती है।
इसलिए खट्टर जी ने जो काम किया वह देश में जो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में गतिविधियों में भाग लेने का जो लोगों का सहज स्वाभाविक अधिकार है, उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया है। कांग्रेस को दर्द इसलिए नहीं होना चाहिए, यदि संघ में जाना गलत होगा, कल वे आर्य समाज में नहीं जाने से रोकेंगे। क्या कांग्रेस ने किसी तंजीम में जाने वाले किसी व्यक्ति पर सवाल खड़ा किया है? फिर संघ से उन्हें आपत्ति क्यों है? इसके अलावा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने संघ की तुलना नक्सलियों से कर दी। उन्होंने कहा कि जहां पर भी आरएसएस के लोग जाते हैं वहां पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इसके अलावा ये भी उनका कहना है कि हेडक्वार्टर नागपुर से है और सारे काम वहीं से संचालित होते हैं। देखिए, बघेल को अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी कुर्सी जाते जाते बची, तो आज वे राहुल गांधी की उस मानसिकता में को समझकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जितनी ही गाली देंगे, जिस भाषा में गाली देंगे, संभवतः राहुल गांधी का उन्हें संजीवनी सत्ता में रहने का देंगे। बघेल मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति है। कोई असंतुलित व्यक्ति ही संघ की तुलना नक्सलवादी से कर सकता है। बघेल भूल गए उन्हीं के पार्टी के शीर्ष नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नक्सलियों पर नियंत्रण किया गया था। वास्तव में जो लोग नक्सल का समर्थन करने वाले लोग हैं, जिसमें कन्हैया कुमार भी है, उसे राहुल गांधी तो रेड कारपेट बिछाकर पार्टी में ला रहे हैं। पहले बघेल जवाब दें। आपने कन्हैया कुमार का जिक्र किया। कन्हैया कुमार तो ये भी कहते हैं कि संघ परिवार ये एक ऐसा परिवार है कि अपने परिवार से अलग रहो और दूसरे के परिवार को एक तरीके से तंज कसा कन्हैया कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार का कोई महत्व नहीं है। गाली गलौज करके और हास्य कवि की तरह से भाषण देकर कोई देश में राजनीति नहीं कर सकता। जो जिस व्यक्ति ने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसे वो माँ और बेटे का संबंध बताता था, लाल झंडे को छोड़कर वो हाथ को पकड़ लिया, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कम आयु में इतनी अधिक महत्वाकांक्षा, इतनी अधिक अवसरवादिता जिसके पास हो, वो भविष्य उसका कैसा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे नहीं निकाला, उसने स्वयं अपने आप को निकाल लिया। वह कम्युनिस्ट पार्टी का रातों रात सर्वोच्च नेता बनना चाहता था। मुझे तो लगता है कल कांग्रेस में वो राहुल गांधी का को ही अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे। अब मैं उनका कांग्रेस में भविष्य 6 महीने से अधिक नहीं देखता। कुछ समय पहले जनता दल एस के नेता है कुमार स्वामी, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि संघ की तरफ से तकरीबन 4000 आईएएस आईपीएस को प्रशिक्षित किया गया है और वो संघ के नीतियों के हिसाब से ही कामकाज कर रहे हैं। क्या ये सच है? देखिए, संघ किसी भी प्रकार से आईएएस आईपीएस को प्रशिक्षित नहीं करता, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं जिसमें छात्रों को आईएएस में, आईपीएस में, आईएफएस यानी यूपीएससी की परीक्षा में कम्पीट करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाता है। और वह सक्षमता प्राप्त करने के लिए देश भर के छात्र वहां पहुंचते हैं। उसके लिए अनेक प्रकार के वो रिकमेंडेशंस लाते कि मेरा उसमें नामांकन हो। उसमें यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाता है। यदि छात्रों को, गरीब छात्रों को सक्षम बनाना और हाशिए पर जो लोग हैं उनको कोचिंग की व्यवस्था करना उन्हें हजम नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि संभवतः वे देश को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जिसमें हाशिए के लोग सर्वोच्च पदों पर नहीं पहुंचे। कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ फर्जी हिंदू है। यही नहीं, उन्होंने धर्म की दलाली का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा कहा कि महिला शक्ति को ये लोग दबाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अपने बयानों के नीचे दबकर दिनों दिन जमीन के नीचे, राजनीति में जमीन के नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यदि धर्म का दलाल कहते हैं तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनना कौन सा धर्म है? वे केरल जाकर कौन से धर्म को अपनाते हैं? कहीं जाकर चर्च चले जाते हैं। राहुल गांधी स्वयं बताएं कि वे हिंदू हैं या नहीं। यदि वे हिंदू हैं तो उनकी माता जी का धर्म क्या है? उन्होंने अपने पिताजी का धर्म अपनाया है कि अपनी माता का धर्म अपनाया है? तो सवाल है, जिस व्यक्ति के परिवार की धार्मिक स्थिति ही स्पष्ट ना हो और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म का चोला पहनता हो, वे बीजेपी और संघ के बारे में ना बोले तो अच्छा होगा। राहुल गांधी जवाब दें कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था और राम सेतु
वो बचाने के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो उनके परिवार से संचालित सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भगवान राम के बारे में क्या कहा था? वो मिथक है, वो मिथ है। जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे हमें धर्म का दलाल कहते हैं। राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी। उन्होंने कहा कि 2018 में संसद में राजनाथ सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2021 में जातीय आधारित जनगणना होगा, लेकिन बाद में जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जनगणना को लेकर सुनवाई होती है तो केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल होता है कि जातीय जनगणना कराया नहीं जा सकता। अब आरोप ये लग रहा है कि क्योंकि संघ नहीं चाहता है जातीय आधारित जनगणना होना और यही वजह है कि केंद्र सरकार या बीजेपी नहीं कराना चाहती। देखिए, जब विकास की गति तेज होती है और अवसरों की संपन्नता होती है तो देश की विपन्नता दूर होती है। शिवानंद तिवारी उस युग की बात कर रहे हैं जिस युग में अवसर और संसाधन दोनों की न्यूनता थी, जिसके कारण लोग जातीय आधार पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जो काम किया है कि संसाधनों और अवसरों की सुलभता पैदा करके इस तरह के सवाल को अप्रासंगिक कर दिया है। जातीय जनगणना 1931 में हुआ था। हम घड़ी की सुई को 2021 को 1931 में वापस नहीं ले जा सकते। जातीय जनगणना करने के पीछे इस समाज को तोड़ने की साजिश है। समाज में हर वर्ग का, हाशिए के लोगों का विकास होना चाहिए, हमारी दृष्टि है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पर काम कर रही है। शिवानंद तिवारी वैकल्पिक नीतियों की बात करें। जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शिवानंद तिवारी का राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है और वो इस राजनीतिक दर्शन से, इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लालू यादव तक यहाँ तक कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ पिछड़ा वर्ग से नफरत करते हैं। देखिए, लालू यादव जी यदि पिछड़े लोगों से प्रेम करते तो अपने दोनों पुत्रों की जगह अपने ही जाति और पिछड़े वर्ग से किसी व्यक्ति को आरजेडी का मुखिया बना दें। जिस व्यक्ति ने पिछड़े वर्ग के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर अपने परिवार को प्रस्फुटित करने का, पल्लवित करने का, पुष्पित करने का काम किया है, वो लालू यादव हमें अपने से नहीं। यदि लालू यादव पिछड़े हैं तो नरेंद्र मोदी जी क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। लालू यादव बताएं, इतने लंबे समय से उनके समर्थन की सरकार और वे स्वयं सरकार में थे, पिछड़ा वर्ग आयोग को उन्होंने संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था? यह जवाब सिर्फ लालू यादव को ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी, उन तमाम लोगों को देना पड़ेगा जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का मसीहा मानते हैं। अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करें तो ये वो वादा है जिसको कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। देखा जाए तो एक लंबे समय से ये वादा लंबित है, लागू नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि संभावना है लागू करने की? देखिए, समान नागरिक कानून संहिता संविधान का देश के लोगों के प्रति एक प्रतिबद्धता है, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसलिए मुझे लगता है कि उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना वो समान कानून नागरिकता की तरफ ही बढ़ा हुआ कदम। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम इस कानून को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि देखा जाए ये एक ऐसा कानून है, अगर आ जाता है तो कई समस्याओं का निदान एक साथ हो जाएगा। अगर मोहन भागवत जी की बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने जनसंख्या को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि वक्त है कि सरकारों को जनसंख्या के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी ने राष्ट्र का ध्यान दूसरी बार, पहली बार 2015 में और इस बार उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर किया है। इसका बड़ा कारण है न सिर्फ संसाधन और लोगों के बीच अनियमित और अनियंत्रित अनुपात हो रहा है, जिसके कारण संसाधनों की कमी हो रही है, लोगों के अवसरों की कमी हो रही है, जिसे 130 करोड़ जनता दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुभव करते हैं, सामना करते हैं। मोहन भागवत जी ने उसी 130 करोड़ जनता की बात को व्यक्त किया है। अगर आपकी बात करें तो आप भी संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, क्या आपको लगता है कि आगे
कुछ हो सकता है सकारात्मक तरीके से? देखिए, जब मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया तो सिर्फ मेरी पार्टी का ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एवं अन्य दलों के लोगों ने, कुछ ऐसे दल जिसके बड़े नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून का तुष्टिकरण की नीति के कारण विरोध करते हैं, उन्होंने मुझे समर्थन किया। कई लोगों ने उसके पक्ष में सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जाहिर किया। मुझे लगता है कि जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ बहुत ही लोकतांत्रिक, उसमें एक बड़ा प्रावधान है। 2 बच्चे का प्रावधान तो है ही, लेकिन कानून बनने के 18 महीने तक मैंने एक अवसर दिया है कि उसका छात्रों के द्वारा, स्कूल कॉलेजों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा देश भर में एक अभियान चलाया जाए, जिससे लोगों को जनसंख्या और संसाधन के अनुपात को समझाया जाए, 2 बच्चों की रिप्लेसमेंट लेवल की स्थिति को समझाया जाए। एक और प्रश्न है, लगातार हिंदुओं की जनसंख्या, चाहे 1872 में हमारी जनगणना शुरू हुई थी, 1872 से लेकर 2011 की जो अभी तक अंतिम जनगणना हुई है, हिंदुओं की एवरेज ग्रोथ मुस्लिमों की एवरेज ग्रोथ से कम है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक, वर्गीय और संसाधन और लोगों के बीच अनुपात सभी दृष्टि से जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। मोहन भागवत जी की अगर बात करें तो आज उन्होंने सोशल मीडिया के मिसयूज को लेकर भी सवाल खड़े किए, लेकिन देखा जाए तो 2014 में इसी सोशल मीडिया की वजह से मोदी जी सत्ता में आए थे। कहा जाता है बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, सोशल मीडिया के अनेक रूप हैं। सामान्य रूप से सोशल मीडिया, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कही। इसमें ऐसी असांस्कृतिक बातें परोसी जा रही हैं जो हमारे नए बच्चों को, यानी नग्नता परोसकर आप अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नग्नता को नग्नता के द्वारा परोसकर हमारे बच्चों को दिग्भ्रमित करके उनके मस्तिष्क को भटका कर देश को समाप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अनियंत्रित है, जिनका संस्कृति की कोई सीमाएं नहीं, उसको नियंत्रित करने की बात मोहन भागवत जी ने कही है। मुझे लगता है कि देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र का, जो इस प्रकार की नग्नता को स्वीकार करेगा। यहाँ तक कि फेसबुक पर भी जब तक ऐसी तस्वीरें और वीडियो आती हैं, जो वीडियो सामाजिक जीवन को, हमारी पारिवारिक जीवन को तोड़ने वाली होती है, उस पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। ओवैसी भी चुनावी मैदान में है। विपक्षी दल ये कहते हैं कि ओवैसी तो भाजपा की बी टीम है। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लगातार 1950 से, नेहरू के युग से कोशिश होती है। तो अब तक उस मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तमाम तरह की ऐसी पार्टियां सब धर्मनिरपेक्षतावादियां अपना एकाधिकार मानती है। अब मुस्लिम सांप्रदायिकता एक अगले स्तर पर पहुंच चुकी है, जब एक मुस्लिम नेता मुस्लिम वोटों का स्वयं हकदार बता रहा है। ये लड़ाई 2 सांप्रदायिक सिद्धांतों में, एक सांप्रदायिक सिद्धांत का नेतृत्व ओवैसी कर रहे हैं, जो कहते हैं मुस्लिमों का, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों द्वारा राजनीति हो, जो जिन्ना की राजनीति। दूसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कर रही है, जो कहती है मुस्लिमों के असली प्रवक्ता हम। इस देश के संविधान में लोग शब्द का प्रयोग किया, हम लोग में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों को देखना, तो मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्र एक जन, वन नेशन वन पीपुल का सिद्धांत यदि हम नहीं मानेंगे तो बार बार हमें 1947 की पुनरावृत्ति देखनी पड़ेगी। समय आ गया है हमारे लिए। ओवैसी और अखिलेश, ओवैसी और राहुल दोनों एक ही जैसे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल हावी है, किसान आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। राकेश टिकैत की बात करें तो वो लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राहें भाजपा के लिए आसान नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से अधिक सीटें लाई। वहां के आम लोगों को यह अनुभव हुआ है कि कानून व्यवस्था क्या होती है। आज जो बड़े क्रिमिनल्स थे, जो हफ्ता वसूलते थे, जो लोगों पर दबाव डालते थे, जो हत्या की राजनीति करते थे, जो राजनीति को संचालित करते थे, आज राजनीति माफिया के द्वारा नहीं, उन हत्यारों के द्वारा नहीं, अपराधियों के द्वारा संचालित नहीं होकर, पुलिस स्टेशन पर उन अपराधियों का जमवारा नहीं होकर एक सिविल सोसाइटी के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। उसमें जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो सड़क का निर्माण है, वो अभूतपूर्व हुआ है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी अखिलेश यादव जो छोड़कर गए उसकी तुलना में 1.5 गुना अधिक बढ़ा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता, जिसका सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, सारनाथ हो, जो कि उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व के मानचित्र पर लाता है,
अब जनता उसे पसंद करती है और चुनाव के वक्त आप देखेंगे कि योगी जी के नेतृत्व में हम 2/3 बहुमत उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में लाएंगे। आजकल देखने में मिलता है कि अक्सर आज जो नेता दूसरी पार्टी के खिलाफ बयान देता है, दूसरे दिन उसी पार्टी में शामिल हो जाता है। लगातार दल बदल का जो सिलसिला है, चुनाव आते आते शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो राजनीति की परंपरा है, ऐसे में जनता के बीच उन नेताओं की छवि धूमिल रहती है? देखिए, राजनीति सिद्धांत और मूल्यों पर होना चाहिए। यदि आप दल बदलते हैं तो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अवसर की प्रतिबद्धता और सिद्धांत की प्रतिबद्धता, मूल्यों के प्रति लगाव, आस्था और अपने पद के प्रति लगाव और आस्था दोनों में बुनियादी अंतर है। भारतीय राजनीति में निरंतर गिरावट आ रही है और इस गिरावट का एक बड़ा कारण है कि देश में राजनीतिक संतुलन नहीं। और जब राजनीतिक संतुलन नहीं होता है तो राजनीतिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए, यानी पॉलिटिकल बैलेंस को प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीजें घटती हैं। एक बात से तो सभी लोग सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही मेहनती और ईमानदार हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो उनकी छवि कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उन तमाम चीजों का असर पड़ेगा? देखिए, हमारे सिद्धांत, विचारधारा और नेतृत्व तीनों जनता के सामने पारदर्शी तरीके से, नरेंद्र मोदी जी का जो अपना व्यक्तित्व है, जो पहली बार भारत में एक ग्लोबल लीडरशिप के रूप में उभरे हैं। आज दुनिया के 5 बड़े जो नेता हैं, चाहे वो बाइडेन हो, जॉनसन हो, पुतिन हो, माइक्रोन हो, मॉरिसन हो, वो छठा नाम यदि किसी का जुड़ा है तो नरेंद्र मोदी जी का जुड़ा है। जिस ढंग से देश में विकास की गति को सबका साथ सबका विकास के आधार पर ले जा रहे हैं, जिस तरह से देश को उन्होंने एक आत्मविश्वास दिया, तो उनकी लोकप्रियता चरम पर है। तो ऐसी अगर क्षेत्रीय स्तर पर जो न्यूनताएं उसे पार्टी लगातार दूर करेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे सक्रिय है। चाहे वो वैक्सीनेशन का सवाल हो, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सवाल हो, चाहे कोई और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां हो, नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को मिश्रित करने का काम करके कार्यकर्ताओं को सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाया है। योगी जी और मोदी जी की ईमानदारी, कर्मठता उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का केंद्र सरकार का काम हमें निश्चित रूप से सफलता दिलवाएगी। जिस तरीके से अगर आज की हम तारीख की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी से देश की जनता जो है वो त्रस्त है, परेशान है। लेकिन दूसरी ओर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चुनावी तैयारियों में जुटा है। क्या आपको लगता है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि देश में जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हाशिए के लोगों को राशन पहुंचाने का काम हो, इस विकट स्थिति में भी जब पूरी दुनिया त्रस्त और परेशान थी, जिस प्रकार का समाधानात्मक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उसमें विपक्ष का ये आरोप निराधार है। आज किसानों को, मजदूरों को, माइग्रेंट वर्कर्स का या समाज के अन्य वर्गों को, उन्हें पता है कि किस तरह से यूरोप के देशों में या भारत के पड़ोस के देशों में कोविड के बाद परेशानी हुई। 14 से लेकर 2021 तक में 7 सालों में आर्थिक विकास की गति और कल्याणकारी योजनाओं का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा हुआ है, उसका फलक इतना बढ़ गया है कि समाज का कोई वर्ग नहीं है जो राज्य के कल्याण की योजनाओं से अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष हवाई बातें कर रहा है। जनता का अपना अनुभव स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सकारात्मक है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ा देन इस देश की। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।